हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार माय स्टडी ए वे टू सक्सेस में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग हड़प्पा संस्कृति अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा संस्कृति सबसे पहले हम पढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ना है। देखिए क्या है। आधुनिक पाकिस्तान में आज से लगभग 150 साल पहले पंजाब प्रांत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तब इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। अभी जो पाकिस्तान है वहाँ 150 साल पहले क्या हुआ, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब उस समय अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला था। उसके बाद 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और बताया कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली हैं उन्हें सभी को हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। 1921 ईस्वी में क्या हुआ कि पुरातत्वविदों ने इसे खोजा और कहा कि उपमहाद्वीप का सबसे पुराना शहर है, और इसके बाद जो भी इमारतें और चीज़ें मिली उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ही खोज हुई थी। अगले पेज में देखते हैं। इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। मतलब ये जो हड़प्पा शहर थी उसका निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल ने इसे कौन सा नाम दिया? सिंधु सभ्यता का नाम दिया। काल निर्धारण पढ़ते हैं इसका। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। मतलब कि रेडियो कार्बन 14 पद्धति जो है उससे यह पता लगाया गया है कि हड़प्पा की जो तिथि थी वो हड़प्पा सभ्यता वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक के थी। आगे देखते हैं कि अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। यह जो हड़प्पा है उसका जो विस्तार है वो पाकिस्तान और भारत में भी है। भारत में कहाँ? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी पाया जाता है। और इसके साथ साथ इस सभ्यता का फैलाव उत्तर जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इसका जो फैलाव था उत्तर में जम्मू से लेकर के और दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक था, और पश्चिम में यह मकरान जो समुद्र तट है वहाँ से लेकर के और पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुत्का-डोर बलूचिस्तान था। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जो पश्चिम में उसका जो स्थल था वो कौन सा था? सुत्का-डोर बलूचिस्तान। आगे देखते हैं। और पूर्वी सबसे पूर्वी पूरा स्थल जो था वो क्या था? आलमगीर मेरठ, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में। उत्तरी पूरा स्थल कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी पूरा स्थल वैमाबाद महाराष्ट्र में है। दक्षिणी पूरा स्थल वैमाबाद महाराष्ट्र में है। इन सभी पुराने जो स्थान हैं उन सभी को मिलाकर ये त्रिभुजाकार आकार बनाती है। त्रिभुज के आकार का आकार बनाती है, और इस त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इन सभी स्थानों को मिलाकर त्रिभुज के आकार का एक क्षेत्र बनता है जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। हड़प्पा में 2 प्रकार के टीले मिले हैं। 2 टीलों में से जो पूर्वी टीला है उसे नगर टीला और जो पश्चिमी टीला है उसे दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है, बताया गया है। ये दुर्ग टीला और ये नगर टीला है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक हड़प्पा से ही मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जो अभिलेख युक्त मोहर मिली है, मोहर, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली है? हड़प्पा से ही मिली है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधी में जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में जोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला।
यह सिंध से लरकाना जिले में सिंधु नदी तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में, कौन से जिले में? लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो में विशाल तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। मोहनजोदड़ो के खुदाई में पता चला कि वहाँ एक विशाल तालाब था जिसे उन्होंने महान पुरातत्वविदों ने क्या कहा कि ये महान स्नानागार है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी जिससे कि पानी का रिसाव रोका जा सके। ये जो स्नानागार था उस पर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी का रिसाव न हो। आगे है, सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी एक कुआं से निकाला जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए इसका उपयोग विशिष्ट नागरिक किया करते थे। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। इस तरह के जो स्नानागार थे उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी, चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे और कुआं से पानी निकालकर उसमें डाला जाता था। और इसका उपयोग विशेष नागरिक, जो विशिष्ट बड़े बड़े लोग होते थे, वही करते थे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और बाद में इसे उपयोग करके खाली कर दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं विशाल अन्नागार। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? एक विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान एक विशाल अन्नागार भी मिला है, मतलब अनाज रखने की जगह, जिसकी लंबाई कितनी है? 45.71 मीटर और उसकी चौड़ाई है 15.23 मीटर। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आगे देखते हैं धौलावीरा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस वही हमें पढ़ना है, जो कि केवीएस के लिए और सीटेट के लिए यही आवश्यक है। इसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन खास करके ये केवीएस और सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इतना ही ज़रूरी है। जो पढ़ना है बस वही, अगर ज़्यादा पढ़ लिया जाए तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो पढ़ना है, जो सिलेबस में है, वही हम लोग को पढ़ना है। तो पढ़ते हैं धौलावीरा के बारे में। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे। धौलावीरा कहाँ है? खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर, कच्छ के इलाके में। कच्छ कहाँ पड़ती है? गुजरात में, मतलब गुजरात में धौलावीरा शहर था। धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। धौलावीरा को 3 भागों में बांट दिया गया था और सभी के बीच क्या था? चारों ओर ऊंचा ऊंचा दीवार था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। धौलावीरा में ही पत्थरों पर अक्षर को खोद कर बनाया गया था। हड़प्पा लिपि में बड़ा बड़ा अक्षर खोदा गया था पत्थरों पर। आगे देखते हैं लोथल। लोथल क्या है? लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जो गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबर नदी की उपनदी भोगवा, उपनदी कौन सी थी? भोगवा के किनारे है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल को बंदरगाह माना जाता है क्योंकि यह भोगवा नदी के किनारे बसा है, जो कि भोगवा नदी कौन सी नदी है? साबरमती की उपनदी है। और यह कहाँ है? लोथल गुजरात में। यहाँ से पत्थर और शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण ये केंद्र था। यहाँ से पत्थर और शंख की चीज़ें बनाई जाती थी। लोथल का बंदरगाह ऐसा बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर कच्चा माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। आगे हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मतलब वहाँ जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है कि कालीबंगा में जो क्वेश्चन आते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कालीबंगा में घरों के निर्माण करने के लिए, घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। कच्ची मतलब मिट्टी के कच्चे ईंटों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद है नगरीय विशेषता। हड़प्पा एक नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली है। इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है।
हड़प्पा जो नगर है उसे विश्व का सबसे सुसज्जित और सुनियोजित नगर माना जाता है। सबसे प्रथम, सबसे पहला, प्राचीनतम, पुराना। सामान्यतः इस सभ्यता के नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः ऊंचे टीलों पर स्थित प्राचीर युक्त बस्ती को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग और उसके पश्चिमी ओर के आवासीय क्षेत्र निचला नगर होता था। उस समय जो सभ्यता की नगर व्यवस्था थी उसमें दो भाग में बटे हुए थे। ऊंचे टीलों पर स्थित बस्ती को नगर दुर्ग और पश्चिम में जो नीचे निचला भाग था उसे आवासीय क्षेत्र या निचला नगर कहा जाता था। हड़प्पा संस्कृति की जल निकास प्रणाली अद्वितीय थी। नालियाँ ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी। हड़प्पा संस्कृति की जो जल निकासी की प्रणाली है उसे अद्वितीय माना गया है, क्योंकि यहाँ की जो नालियाँ थी वह ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी और इसके निर्माण में ईंटों का और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। घर से जल निकासी के लिए मोड़ी बनाई जाती थी। मोड़ियाँ मतलब पतली नालियाँ, और वो मेन नाली जो मुख्य मेन होल होती थी, मुख्य नाली में गिरती थी और जिसमें मेन होल बने होते थे। मेन होल से होकर के जो पानी होती थी और जल होती थी, जल वो मुख्य नालियों में गिरती थी। आगे देखते, भवन निर्माण में कच्ची तथा पक्की दोनों तरह के ईंटों का प्रयोग होता था। दुर्ग में शासक वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले नगर में सामान्य लोग रहते थे। हड़प्पा में भवन निर्माण के लिए, जो घर बनाने के लिए, कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों का प्रयोग होता था। और दुर्ग जो किला होता था उसमें शासक वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले नगर में सामान्य जनरल लोग रहते थे। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। उस समय के जो घर होते थे वो या तो 1 मंजिल का या फिर 2 मंजिल का होता था और कुछ घर में कुआं भी होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले होने के कारण जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। उस समय घर, नाला और सड़क सभी एक सटीक योजना के तहत बनाया जाता था और एक साथ ही बनाया जाता था। सड़कें कच्ची थी और प्रायः एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नगर को आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। उस समय की जो सड़क थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण नगर आयताकार भागों में, खंडों में विभक्त हो चुका था। हड़प्पाकालीन नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा गया है। उस समय जो प्रथम प्रमुख शहर थी वो क्या है, उसे प्रथम सड़क कहा गया है। प्रथम सड़क कहा गया उसकी मेन सड़क को। आमतौर पर नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और यहाँ यह प्रथम सड़क से मिलती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते हैं। जो उस समय जो घर के दरवाजे होते थे वो सामने, रोड के सामने नहीं खुल करके पीछे की तरफ खुलते थे। और कालीबंगा के कुछ मकानों के फर्श में ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। ईंट का फर्श में मतलब फर्श के लिए भी ईंट का इस्तेमाल किया गया था। सामाजिक स्थिति, उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि सैंधव समाज मातृ प्रधान था, मतलब वहाँ औरतों का जो प्रभाव था वो ज़्यादा था। नगरों के अवशेषों से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और भिन्न भिन्न वर्गों का अस्तित्व था, मतलब उस समय भी लोग विभिन्न वर्गों में बटे हुए थे। समाज में व्यापारी वर्ग सबसे प्रभावशाली था। कृषक, शिल्पकार, मजदूर सामान्य लोग थे तथा चिकित्सक, पुरोहित, अधिकारी शिक्षित वर्ग थे। उस समय जो कृषक और मजदूर थे वो सामान्य थे और जो डॉक्टर थे, पुरोहित थे, पंडित थे, अधिकारी वर्ग जो अफसर वर्ग होते हैं वो शिक्षित थे। आर्थिक स्थिति, अब हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और आंतरिक और बाह्य व्यापार पर आधारित थी। मतलब वहाँ मेनली कृषि, दस्तकारी, आंतरिक और बाह्य व्यापार, मतलब जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के अंदर ही और दूसरे क्षेत्र से व्यापार और पशुपालन, इन सब पर ही वे निर्भर थे। वहाँ की अर्थव्यवस्था इन सब पर ही आधारित थी। कृषि, सैंध लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। उन लोगों, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य पेशा कृषि था। गेहूं और जौ मुख्य फसलें तथा मटर, सरसों, तिल आदि अन्य फसलें थी। चावल के अवशेष लोथल और रंगपुर से मिले हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो लोथल और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य है एवं बनवाली से मिट्टी का हल जैसा खिलौना प्राप्त हुआ है। कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं शुरू की गई। कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? वहाँ से मिट्टी का हल
जैसा खिलौना और जुता हुआ खेत का साक्ष्य दोनों प्राप्त हुआ है। और उसके साथ साथ कपास की खेती का भी प्रमाण मिला है कि कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं से हुई थी। उस समय के पशुपालन के बारे में देखते हैं। बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे आदि जानवर पाले जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, गधे और बैल आदि पाए जाते थे। उस समय के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। आगे देखते हैं। लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मूर्तियाँ तथा सुरकोत्ता से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। मतलब लोथल और रंगपुर से घोड़े की मूर्तियाँ और सुरकोत्ता से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। उद्योग। हड़प्पा के लोग तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए मोम सांचा विधि प्रचलित थी। मतलब उस समय के जो लोग थे वो मोम के सांचा में ढालकर मूर्तियाँ बनाते थे। इस सभ्यता के लोगों का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र निर्माण था। मूर्ति निर्माण, आभूषण एवं मनके बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। बर्तन निर्माण भी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवसाय था। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। उस समय के जो लोग थे हड़प्पा संस्कृति के, उनका जो प्रमुख उद्योग था, प्रमुख व्यापार था, वो सूती वस्त्र का निर्माण करना था। और उसके अलावा वो लोग मूर्ति का भी निर्माण करते थे, आभूषण भी बनाते थे, मनका भी बनाते थे और भी बर्तन बनाने का भी व्यवसाय था। उस समय के लोगों को लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। आगे देखते हैं कला और शिल्प के बारे में कि सैंधवकालीन सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हाथी दाँत पर मानव चित्र। मतलब उस समय जो कला एवं शिल्प था उसका भी विकास हो चुका था। और उस समय की कांसे की गाड़ियाँ प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त हुआ है और हाथी दाँत पर मानव का चित्र भी प्राप्त हुआ है। इससे वहाँ के कला और शिल्प के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता से पक्की मिट्टी की मृण मूर्तियाँ टेराकोटा भी मिली है। टेराकोटा जो कि पकी हुई मिट्टी से बनाया जाता था। मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं जो कि पकी हुई मिट्टी से बनाई जाती थी। इससे वहाँ के कला और शिल्प के बारे में जानकारी मिलती है। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। मिट्टी के बर्तनों में एक रूपता है और उन पर लाल पट्टी के साथ साथ काले रंग की चित्रकारी मिलती है। उस समय जो बर्तन बनाए जाते थे उस पर काले रंग की और लाल रंग की चित्रकारी की जाती थी। व्यापार। सिंधु सभ्यता काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों तथा ढेर सारी मिलों, सीलों, मृण मुद्राओं और मानकीकृत माप तौलों से सिद्ध होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल में व्यापार था वो वस्तु विनिमय तो क्या, आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के तहत व्यापार होता था। और उस समय अनाज का बड़ा बड़ा जो गोदाम था और उस पर सील, मुहर जिसको कहते हैं, मुहर और माप तौल की जो इकाई थी वो भी प्राप्त की जा चुकी है। मेसोपोटामियाई वर्णित शहर मेलुहा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। प्राचीन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापार मेलुहा के व्यापारियों से वस्तु विनिमय करते थे। उस समय जो मेसोपोटामिया के जो शहर थे मेलुहा, उसके साथ सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे। अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया के साथ भी उनका व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के साथ भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। देशी व्यापार के परिवहन के साधन बैलगाड़ी तथा विदेशी व्यापार मुख्यतः नौ परिवहन द्वारा होता था। मतलब एक जो क्षेत्र था, आप अपना क्षेत्र, लोकल एरिया, उसमें तो बैलगाड़ी से ही व्यापार हो जाता था। लेकिन जब विदेशों से व्यापार किया जाता था उसमें नौ परिवहन मतलब नाव का इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात से चावल, लोथल व सुरकोटा से कपास का निर्यात किया जाता था। गुजरात से चावल बाहर भेजा जाता था और लोथल व सुरकोटा से कपास का निर्यात किया जाता था। सिंध से निर्यात की वस्तुएं तांबा, मोर, हाथी दांत की वस्तुएं, कंघा, सूती कपड़ा थी। सिंधु से निर्यात कौन कौन सी और वस्तुएं होती थी? तांबा, मोर, हाथी दांत की वस्तु, कंघा और सूती कपड़ा। ये सभी भी सिंध से कहाँ जाती थी? निर्यात होती थी दूसरे प्रदेशों में।
तौल की इकाई 16 के अनुपात में था। मोहनजोदड़ो से सीप एवं लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। मतलब उस समय सीप के द्वारा और हाथी दांत के पैमाने के द्वारा तौला जाता था और उसकी इकाई 16 के अनुपात में थी। आगे देखते हैं आयातित वस्तुएं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में एक तो निर्यात होती थी वस्तुएं और विदेशों से आती भी थी, आयात भी होती थी। आयातित वस्तुएं कौन कौन सी हैं? आयातित वस्तुएं हैं सोना। सोना कहाँ से आती थी? अफ़गानिस्तान, फारस और भारत। सोना कहाँ कहाँ मिलता था? अफ़गानिस्तान, फारस और कर्नाटक में। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान। चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान। तांबा खेतरी राजस्थान बलूचिस्तान में मिलता था। तांबा कहाँ मिलता था? खेतरी राजस्थान और बलूचिस्तान में। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात में। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात में। हरित मणि दक्षिण भारत में। हरित मणि साउथ इंडिया में अर्थात दक्षिण भारत में। टिन ईरान से और अफ़गानिस्तान से आता था। टिन ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात होता था। शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है और दक्षिण भारत से आयातित होती थी। उसके बाद है नील रत्न बदख्शां अफ़गानिस्तान। नील रत्न कहाँ से? अफ़गानिस्तान से आयात होती थी। इसके अलावे आगे देखते हैं मोहरे तथा लिपि। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं इसकी मोहरे। आमतौर पर मोहरे चौकोर होती है लेकिन बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार मोहरे भी मिली है। उस समय की जो मोहरे थी वो बेलनाकार, गोल, वृत्ताकार और आयताकार भी मिली है। अधिकांश मोहरे सेलखड़ी की बनी थी परंतु कुछ गोमेद मिट्टी एवं चर्ट की भी बनी थी। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले सांड का है, मतलब बैल का। मोहरों पर सबसे ज़्यादा चित्र किसका है? एक सींग वाले बैल का, और वह गोमेद मिट्टी से या फिर सेलखड़ी से बनी होती थी। लोथल एवं देसलपुर से तांबे की मोहरें भी मिली हैं। लोथल और देसलपुर इन दोनों जगहों से तांबे की मोहर भी प्राप्त हुई है। मोहरों का उपयोग विदेशों में निर्यातित वस्तुओं की गांठ पर मोहर लगाने के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इस पद्धति को ब्रोस्टोफेदोन कहते हैं। ब्रोस्टोफेदोन कहते हैं क्योंकि यह दाईं से बाईं ओर और फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक मतलब चित्र के आधार पर इसका भाव समझा जाता था और इसको ब्रोस्टोफेदोन कहते हैं। धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना करते थे। लोगों का धार्मिक जीवन हिंदू जीवन पद्धति से मिलता था। उस समय के लोग मानव भी, पशु भी और वृक्ष तीनों रूपों में भगवान की उपासना, भगवान की पूजा करते थे और उस समय के लोगों का जो धार्मिक जीवन था वह हिंदू धर्म से मिलता जुलता था। हड़प्पा के पुरास्थल स्थल से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृदभांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु जल आदि की पूजा की जाती थी। मतलब उस समय जो पुरास्थल से जो प्राप्त हुई हैं मूर्तियाँ, उससे यह पता चलता है कि उस समय में मातृदेवी का भी, पशुपतिनाथ का भी, लिंग योनि का भी, वृक्ष का भी, पशु जल का भी आदि सभी का पूजा किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं जो सूर्य पूजा के प्रतीक है। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। उस समय भी जो लोग थे वो जादू टोना और तंत्र मंत्र में, जादू विद्या जो होती है तंत्र विद्या, उसमें विश्वास करते थे। सभ्यता का अंत। अब सभ्यता के अंत के बारे में पढ़ते हैं। लगभग 3900 वर्ष पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। इस सभ्यता का अंत एक रहस्य बना हुआ है। अलग अलग विद्वानों ने इसके पतन के अनेक कारण बताए हैं। 3900 वर्ष पहले क्या हुआ कि वहाँ के लोग इस जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाने लगे और धीरे धीरे सभ्यता का अंत होने लगा। अलग अलग जो विद्वान है वो अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन
कोई भी अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, नदी के बहाव में परिवर्तन इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारक माने जाते हैं। ये सभी बस माने जाते हैं कि इन सब कारणों से, बाढ़ से या फिर सूखा से या फिर नदी के बहाव में बदलाव से सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन पूरी तरह से जो प्रमाणित कोई नहीं कर पाया है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और इस तरह से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा और इसके प्रश्नों का जो सेशन होगा वो भी मैं आगे लाऊंगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं इसके बाद जो अगला सेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।